हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं धीरज सर वेलकम करता हूँ आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स पाठशाला में। हम लोग कर रहे हैं क्लास 11th की केमिस्ट्री और कुछ पॉइंट्स जो है वो 11th एंड 12th दोनों कॉन्सेप्ट को लेकर हम लोग चल रहे हैं, चाहे वो फिजिक्स का हो या केमिस्ट्री का हो। ठीक है, कुछ ऐसी कॉन्सेप्ट्स हैं जो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री दोनों में कॉमन आ जाती है। जैसे कि अगर हम किसी रेडिएशन की डुअल नेचर की बात कर ले, जैसे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट के अनुसार से बताया गया था कि जब कोई भी हाई वेलोसिटी से मूव करने वाली कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो फोटोन हो और चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, वो एक मैटर वेव प्रोड्यूस करती है या एक मैटर वेव के रूप में ही जाकर जो है ट्रांसमिट होती है या मोशन करती है, मूवमेंट करती है। ठीक है, तो डी ब्रोगली जो थे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1923 में यह जो है लोगों को बताया कि इलेक्ट्रॉन या इसके ठीक इसी जैसे बहुत सारे कण या पार्टिकल्स जो कि हाई वेलोसिटी से मूव करते हैं, वो सारे के सारे जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो एक विकिरण के रूप में यानी कि रेडिएशन के रूप में जो है एक तरंग यानी कि एक वेव के रूप में प्रोपागेट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात ये थी कि अगर कोई भी अगर वेव है तो उसकी एक क्या होनी चाहिए, वेवलेंथ होनी चाहिए, और साथ ही साथ अगर वो एक पार्टिकल है तो उस पार्टिकल का जो है एक मोमेंटम होना चाहिए। तो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट जो था, ये रिलेशनशिप जो था डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन के बारे में, ठीक है, वो खास करके इस तरीके से समझाता है कि कोई भी हाई वेलोसिटी पार्टिकल हो, चाहे वो फोटोन ही क्यों ना हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, दोनों में या जितने पार्टिकल्स हैं उन सभी में एक खास गुण होगा कि इतनी हाई वेलोसिटी के साथ मूव करने के रूप में वो एक वेव के जैसा बिहेव करेगी, यानी कि एक ऐसा वेव जिसमें मास होगा। ठीक है, तो इनके अनुसार से मैटर वेव भी एग्जिस्ट करती है और मैटर वेव उस प्रकार के वेव को कहा जाता है जिसमें मास होती है। ठीक है, तो हम लोग यहां पर जानेंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, जो कि दिया गया था किनके द्वारा, डी ब्रोगलिज के द्वारा, बाय डी ब्रोगलिज। ठीक है, 1923 में। तो इनके अनुसार से कहना क्या था कि कोई भी प्रकार का पार्टिकल हो, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ही क्यों ना हो, अगर इलेक्ट्रॉन की हम बात करें, मान लो कि इलेक्ट्रॉन ही है, कोई भी प्रकार का पार्टिकल हो, अगर हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा हो तो वो जो पार्टिकल है वो एक वेव के जैसा बिहेव करेगा और वह एक ऐसा वेव होगा जिसमें क्या होगी, मास होगी। इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि एक ऐसा वेव, ठीक है, जो एक लाइट के रूप में भी देख सकते हो, एक रेडिएशन के रूप में भी हो सकता है, उसमें मास होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस वेव की दो नेचर होंगी, पहला कि वो एक पार्टिकल है, दूसरा क्या कि वो एक रेडिएशन है। ठीक, तो यहां पर जो है बात ये आती है कि वेव एंड पार्टिकल जो थ्योरी है रेडिएशन में, वो आखिर कैसे साबित की गई थी। तो डी ब्रोगली ने इसके संबंधित कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे। पहला कॉन्सेप्ट उनका क्या था कि जितने भी वेव होते हैं उनमें मास होती है, ठीक है, जिसके कारण उसे मैटर वेव कहते हैं। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर कोई भी पार्टिकल है और उस पार्टिकल में अगर मास है तो आइंस्टाइन का जो प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी था उसके अनुसार से हम लोग क्या लिख सकते हैं, फॉर एनी पार्टिकल्स हैविंग मास, ठीक है, E इज इक्वल टू बाई मास एनर्जी कॉन्सेप्ट, ठीक है, या बाय मास एनर्जी रिलेशन, इज इक्वल टू क्या होता है, mc²। ठीक है, और इसके साथ ही हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कोई भी प्रकार का पार्टिकल हो तो मैक्स प्लांक ने भी जाकर जो है कॉन्सेप्ट दिया था, क्योंकि एक रेडिएशन से ही जुड़ा हुआ था, लाइट से जुड़ा हुआ था, कि किसी भी प्रकार का पार्टिकल अगर वो हाई मूव कर रहा हो, ठीक है, बाय मैक्स प्लांक कॉन्सेप्ट, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, h इंटू न्यू होना चाहिए। ठीक है, जहां न्यू क्या होगा, फ्रीक्वेंसी नंबर या वेव नंबर होगा। ठीक है, तो इन दोनों में अगर हम लोग देखें तो एक ही पार्टिकल्स के जो हैं दो अलग अलग एनर्जी नहीं बल्कि एक ही एनर्जी है, लेकिन दोनों को रिप्रेजेंट करने के तरीके क्या है, अलग अलग है। आइंस्टाइन के अनुसार से किसी भी ऑब्जेक्ट में मास होगा तो उनकी एनर्जी का जो है डेरिवेशन वो m इंटू c² होगा, जहां प्लांक के अनुसार से उस पार्टिकल का एनर्जी जो होगा वो h इंटू न्यू होगा। ठीक है, अब इन दोनों को अगर हम एक साथ मिलाएं, ठीक,
तो उस स्थिति में यहाँ पर क्या होगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू न्यू। ठीक, अब यहाँ पर जो न्यू है उसका फॉर्मूला होता है c बाई लैम्डा। c बाई लैम्डा यानी कि वेलोसिटी ऑफ लाइट। यहाँ देखो ये जो न्यू है, ये जो न्यू है इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं c बाई लैम्डा, वेलोसिटी ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ लाइट एंड वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन या वेवलेंथ ऑफ लाइट भी कह सकते हो। अगर हम यहाँ रेडिएशन मानेंगे, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ रेडिएशन मानेंगे तो ये वेवलेंथ जो है ऑफ रेडिएशन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर अगर हम इस न्यू का मान यहाँ अगर पुट कर दें तो उस अनुसार से ये क्या हो जाएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू h इंटू सी डिवाइड बाई लैम्डा। एक c से एक c क्या हो गया, कैंसिल, तो बचा कितना, mc इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक, mc का मतलब हो गया मास इंटू वेलोसिटी। हम लोगों ने पढ़ा है क्या कि मास इंटू वेलोसिटी को क्या कहते हैं, मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, यानी कि m इंटू सी ये क्या हो जाएगा, मोमेंटम। तो मोमेंटम की अगर बात करें तो ये आ जाएगा क्या, ये आ जाएगा p की इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पर mc की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, p इज इक्वल टू h बाई लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर देखो कि h क्या है, हियर h इज कांस्टेंट, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्लांक कांस्टेंट कहेंगे इसको। ठीक, तो उस के अनुसार से हमें एक रिलेशन मिलेगा, जो रिलेशन होगा क्या, p इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लैम्डा। अब देखो यहाँ पर जो है सोचने वाली बात यह है कि डी ब्रोगली ने इसी इक्वेशन का प्रयोग करके जो है वो डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को समझाया। डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन को अगर यहाँ पर हम लागू करें तो उसके अनुसार से या इस डेरिवेशन से हमें क्या पता चलता है, देखो पहली बात कि मोमेंटम उस ऑब्जेक्ट में होगा जिसमें मास होगा। ठीक है, और वेवलेंथ उसमें होगा जो एक वेव के रूप में क्या हो रही है, प्रोपेगेट कर रही है, एक वेव है। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों चीजें आ रही है, पहला मोमेंटम भी आ रहा है, दूसरा क्या आ रहा है, दूसरा आ रहा है वेवलेंथ आ रहा है। तो इसका मतलब है कि एक ही पार्टिकल से अगर एसोसिएट होकर चला जाए तो उस अनुसार से उस पार्टिकल में क्या है, मोमेंटम भी है, और वो पार्टिकल हाई वेलोसिटी से चल रही है तो उसमें क्या है, उसमें वेवलेंथ भी है। ठीक, अब इससे ये पता चलती है कि जिस मैटर वेव का, ठीक है, जिस मैटर वेव का मोमेंटम ज्यादा हो यानी कि मैक्सिमम हो तो उसका जो वेवलेंथ होगा वो होगा क्या, मिनिमम होगा, यानी कि कम हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात कि अगर उसका मोमेंटम, ठीक है, अगर मोमेंटम अगर लो हो तो उस स्थिति में उस रेडिएशन का जो वेवलेंथ होगा वो क्या होगा, हाई होगा। तो डी ब्रोगली का ये जो कॉन्सेप्ट था यही था क्या, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। ठीक है, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन। उसके बाद बारी आती है 1927 की, जिस समय डेविसन एंड जर्मर नाम के दो साइंटिस्ट ने जो है इसको एक्सपेरिमेंटली जो है वो प्रूव किया। ठीक है, एक हो गए डेविसन एंड एक थे जर्मर। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को क्या किया, जो है एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। क्योंकि इनके द्वारा जो बताया गया था, किनके द्वारा, डी ब्रोगली के द्वारा, ये कॉन्सेप्चुअल जो है वो टर्म था, यानी कि एक थ्योरेटिकल टर्म था, लेकिन इस पे एक्सपेरिमेंट जो है बाद में हुई, जो कि डेविसन एंड जर्मर के द्वारा की गई, और ये बताया गया कि किस तरह से जो है वो मोमेंटम जो है वो वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने इसमें सीखा क्या कि अगर किसी भी प्रकार का रेडिएशन हो तो वो रेडिएशन दोनों नेचर को जो है होल्ड करता है, पहला पार्टिकल नेचर को और दूसरा जो है वो वेव नेचर को। और यह भी कह सकते हो कि जब कोई भी हाई वेलोसिटी का पार्टिकल, चाहे वो फोटोन हो या इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है, अगर वो हाई वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है तो पार्टिकल के साथ साथ जो है वो वेव प्रॉपर्टीज को भी रिप्रेजेंट करेंगी, यानी कि वो वेव की तरह प्रोपागेट करेंगी। अब जब कोई पार्टिकल वेव की तरफ प्रोपागेट करेगी तो उनका वेवलेंथ होगा, और अगर वो पार्टिकल है तो उसका मोमेंटम होगा। ठीक है, इसी मोमेंटम और वेवलेंथ के बीच में जो है डी ब्रोगली ने क्या दिखाया, रिलेशनशिप दिखाया, जो कि एक ही कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए थे। तो इसका मतलब हो गया कि कोई भी रेडिएशन जो है, चाहे वो लाइट ही क्यों ना हो, उसमें जो है डुअल नेचर होते हैं, पहला पार्टिकल नेचर और दूसरा हो गया कौन सा, वेव नेचर। पार्टिकल नेचर किससे पता चलेगा, मोमेंटम से, और वेव नेचर किससे पता चलेगा, तो वेवलेंथ से। ठीक है, तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।